हेलो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम यूनिट के इस वीडियो में आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। नॉर्मली हम लोग इक्विलिब्रियम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आज के इस वीडियो में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के बेसिक समझाए जाएंगे। सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम डिफाइन करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो एसिड और बेसिस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जब एसिड देखते हैं तो उसमें H प्लस देखना होता है कि H प्लस वो पानी में देगा कि नहीं। जैसे HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, पर क्लोरिक एसिड है, तो HCl भी H प्लस देगा, H2SO4 भी यहाँ से 2H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा और ये भी H प्लस देगा और ये होंगे सारे माइनस होंगे। ठीक है, तो एसिड वो है जो H प्लस देगा और उसमें फिर देखा जाता है कि बेस कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग और वीक कौन से हैं। अभी मैं शुरू में आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के ये एग्जाम्पल हैं और वीक एसिड के ये वाले एग्जाम्पल हैं। मैं बताऊंगा आपको वीक क्या चीज़ होती है, किसको वीक बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एक चीज़ पहले बता दूं, स्ट्रॉन्ग में अल्फा 1 होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब 100% डिसोसिएटेड, और वीक चाहे एसिड हो चाहे बेस हो उसमें अल्फा लेस देन 1 होती है, मतलब 100% डिसोसिएट नहीं होता वो। तो जैसे इसमें हमें यहाँ H प्लस मिलेगा, ये माइनस, इसमें यहाँ से H प्लस मिलेगा, ये -2, इधर से H प्लस, ये माइनस, जहाँ इसमें से भी हमें H प्लस मिलेंगे, ये वाले -2, इधर भी हमें यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस मिलेगा। तो ये एसिड्स हैं, मतलब ये वाले एसिड्स और ये वाले भी एसिड, बट ये वाले स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और इनको बोलते हैं हम वीक एसिड। इसी तरीके से बेसिस होते हैं। बेसिस वो होते हैं जो OH दें, OH माइनस, ये देखो Na प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, इसी तरीके से। बट इसमें फिर हमने देखा कि बेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेस भी वीक होते हैं। तो आप लोगों को ये वाला जो टेबल है, अभी इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हमें याद करने हैं। वैसे इनकी डिटेल आगे भी आती जाएगी, इनके रीज़न भी आते जाएंगे, इनके स्ट्रॉन्ग और बेस जो वीक बेस है उनके रीज़न भी बताएंगे आपको। लेकिन शुरू में क्या है, इनिशियली हमें ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। तो अब आ जाओ इधर, इसमें एक वर्ड आया इलेक्ट्रोलाइट। क्या वर्ड आया? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब जिसमें से आपको मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था में या डिजॉल्व्ड फॉर्म में फ्री आयंस मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक हो गया। अब बोलोगे सर दूसरे कौन से होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप आपको बताए हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही पूछा जाए तो इसमें ये बोलेंगे कि विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वो वीक है, उसमें आयंस होते हैं। ठीक, तो अभी मैंने यहाँ लिखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नीचे लिखा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। मतलब मान लो आपने AB एक्वस लिया और AB लिक्विड लिया, कोई भी मोल्टन या डिजॉल्व्ड फॉर्म में, तो हमने A प्लस B माइनस बना दिया। ये जो एरो है ये बताता है कि ये इररिवर्सिबल है। क्या है? इररिवर्सिबल है, बिल्कुल सही। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग सिंगल हेडेड एरो लगाते हैं और ये 100% डिसोसिएट हो चुका है। कहने का मतलब अनडिसोसिएटेड में नहीं है, अनआयोनाइज नहीं है, ये पूरे का पूरा आयन में टूट गया। आप बोलोगे सर इसमें अल्फा कैसे देखेंगे? अल्फा इसकी 100% या 1 के बराबर। एग्जाम्पल कौन से हैं? सारे स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस, मतलब ये वाले सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाले सारे स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग, देखो एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एक बार लिखा हुआ है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हैं और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है किसके? सॉल्ट के। जैसे मान लो हमने NaCl डिजोल्व किया, बट उसका सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, इतना पानी हो, आयन सारे फ्री हों, और उसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम नहीं होता। अब आप ध्यान से समझ लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसमें आयंस हो, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाओ, विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
स्ट्रॉन्ग जो वर्ड आता है चाहे वो कोई भी है उसमें हम कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, अल्फा उसकी 100% लेते हैं और एक्चुअल वैल्यू अल्फा की 1 लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यही होती है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाले, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वो जो डाइल्यूट सोल्यूशन हो जिसमें इक्विलिब्रियम ना हो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट तो वही है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आ गया वीक। वीक में क्या होता है, इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड होता है, पार्शली डिसोसिएटेड बोलते हैं इसको। जैसे मैंने एक्स वाई को लिक्विड लिया, ये अनडिसोसिएटेड है, पानी में डिजोल्व किया, या अदरवाइज देखा तो उसके आयन हैं वो डिसोसिएटेड हैं और दोनों में इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ये वाला रिवर्सिबल है, क्या है, रिवर्सिबल है। और जब वर्ड रिवर्सिबल आ जाए वहाँ तो इक्विलिब्रियम होता है, इरिवर्सिबल में भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इनकम्प्लीट डिसोल्यूट होगा और अल्फा उसका लेस देन 100 होगा या लेस देन 1 होगा, 0 से ग्रेटर, 1 से कम। सारे के सारे वीक एसिड और सारे के सारे वीक बेस एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, या कई बार ऐसे लिख देते हैं कॉन्सनट्रेटेड, कॉन्सनट्रेटेड ये भी हो सकते हैं, कॉन्सनट्रेटेड। यहाँ डाइल्यूट लिखा ना मैंने, इधर कॉन्सनट्रेट लिखा, तो आयन इसमें कम होते हैं, इसमें आयन ज़्यादा होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। बस ये वाले इक्विलिब्रियम को बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। हाँ जी, क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो हमें अगर पूछा जाए आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, अगर पूछा जाए आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो हम ये बोलेंगे देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसोसिएटेड मतलब नॉट डिसोसिएटेड एंड आयंस। आयंस और अनडिसोसिएटेड बीच में इक्विलिब्रियम होगा। ये देखो, ये तो आयंस हो गए, ये अनडिसोसिएटेड हो गया, तो इसमें नए कंपाउंड नहीं बनते, इसमें आयन टूटते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में ये होता है, मतलब अगर आपको पूछा जाए आयनिक इक्विलिब्रियम किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है, और होता भी किस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ लिख लो, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये इसका मेन एग्जांपल हो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है। कहने का मतलब वीक एसिड में होगा, वीक बेस में होगा, इनमें किसी में नहीं होगा। तो हमने अभी तक इस टेबल में से अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है तो वो हमने एसिड वीक में से देखना है, बेस वीक में से देखना है। ये वाले सारे एग्जाम्पल हम इस पार्ट में पढ़ेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम क्या होगा, देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसोसिएटेड एंड द आयंस। डिसोसिएटेड आयंस या सिंपल आयंस लिख लो। तो वीडियो एक बार रोको। इस सेक्शन में हमने जस्ट 3 बातें पढ़ी हैं। पहली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, उसकी पहचान, उसके एग्जाम्पल। दूसरी मैंने पढ़ी है वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसकी पहचान, उसके एग्जाम्पल। तीसरी, हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस क्लासीफाई किए हैं और इनके एग्जाम्पल इस पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में हर जगह पे ये अप्लाई होंगे। और ये याद कर लेना पूरा ध्यान से, एल्कली मेटल के बेस स्ट्रॉन्ग बेस हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कोई भी अमीन्स के हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस हैं। एसिड में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आते हैं जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, या ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, बुटायरिक, बेंजोइक, या H2S, HCN और कार्बोनिक एसिड, फिनोल, ये सब वीक में आते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में फिर से बता दूं, ये वाले एग्जाम्पल हमने डिटेल में स्टडी करने हैं, इनके न्यूमेरिकल स्टडी करने हैं। तो इनके सबसे पहले ये टेबल आराम से उतारो, और दूसरे नंबर पे ये स्ट्रॉन्ग और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इनको नोट कर लो, इनको पहचानो, इनको कंपैरिजन करो। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, ये सारा उतारो। 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आगे चलते हैं कुछ और लॉ और इनके एप्लीकेशंस, जैसे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वो हम अप्लाई करते हैं इनके आगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इंपॉर्टेंट लॉ जिसको बोलते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसको मैं एब्रीवेशन में ODL बोलूँगा, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये वाला लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगता है, मतलब वीक एसिड या वीक बेस पे लगता है। तो इसमें ये देखा गया कि अगर कोई अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करते हैं या किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को, आपको पता है इससे पिछले टेबल में मैंने वीक एसिड वीक बेस बताए थे, तो उनको जैसे जैसे उसमें पानी ऐड करते हैं, मान लो डाइल्यूट करते हैं, तो उसकी जो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो आयनाइजेशन है, वो इंक्रीज होती रहती है।
तो वो वीक से स्ट्रॉन्ग बनता रहता है। तो ये इसका थॉट है। मैं फिर से बता दूं कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक एसिड या वीक बेस में हम पानी ऐड करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, तो उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मान लो वो पहले 20% थी, वो 30 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी जिसको बोलेंगे इनफाइन डाइल्यूशन, वो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब डाइल्यूशन से अल्फा बढ़ती है, डाइल्यूशन से वीक स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है, और ये इसका कॉन्सेप्ट है। हम इसको वीक एसिड वीक बेस पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो इधर तो इसकी स्टेटमेंट है, ये हमने पहले नहीं करनी है अभी, हम पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। तो मैंने बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो सबसे पहले मैं वीक एसिड का एग्जांपल लूँगा। एसिटिक एसिड इज़ ए वीक एसिड, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, तो ये वीक एसिड है। तो मैंने अगर वीक एसिड को पानी में डिज़ोल्व किया तो इसमें एसिटिक एसिड पानी में डिज़ोल्व करके एसीटेट बनेगा और साथ में हाइड्रोनियम आयन बनेगा, क्योंकि इसने अपना H+ इसको दे दिया और ये एसीटेट आयन बन गया, या कोई भी CH3CO, तो वो बन गया, और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। ये जो C है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब ये मोल पर लीटर है, ध्यान रखना, मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, कुछ भी 0.2 हो सकता है। तो ये हमने इनिशियली कंसंट्रेशन को C लिखा हुआ है किसी दिए हुए टेम्परेचर पे। जब हमने इसको ऐड ही किया था तो ये डिसोसिएट तो हुआ ही नहीं था अभी, वो तो इक्विलिब्रियम में ऐसे होता है, इनिशियली हमने C लिया, अभी डिसोसिएट नहीं हुआ। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, 1 में से अल्फा हो गया, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा 1 होता है, तो हमने उसमें से अल्फा 20%, 10%, 50% डिसोसिएट करवा दिया। तो 1 में से अल्फा होगा तो ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ C ना लिखता तो आप क्या लिखते, अल्फा एंड अल्फा, ये एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है, 1 - x, x एंड x। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ तो C ले लिया, तो इसलिए हमने यहाँ से C से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। ओके, क्लियर हो गया। तो ये क्योंकि कंसंट्रेशन किसी भी वीक एसिड की, या आगे हम वीक बेस की भी देखेंगे, जितने मोल पर लीटर आप डिजोल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंगली है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, C1 - अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। ठीक है, अब ये देखो आपके सामने इक्विलिब्रियम है, तो हमने इक्विलिब्रियम लगा दिया, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसमें क्या करते होते हैं, वो प्रोडक्ट मैंने ऊपर लिखे, रिएक्टेंट मैंने नीचे लिख दिए। ठीक है, प्रोडक्ट कौन से हैं, एसीटेट एंड हाइड्रोनियम, रिएक्टेंट क्या है, एसिटिक एसिड एंड वाटर। हमें पता है जो वाटर है वो कांस्टेंट रहता है 55.5 मोल पर लीटर। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट बन गया Ka। क्या बन गया, Ka। ओके, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये बोलते हैं Ka। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kc होता है, Kp होता है, अब एक नया आ गया Ka, बेस के लिए आएगा Kb, कैपिटल K। तो Ka का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, अब आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड क्या है, ये आयन H+ आयन और एसिटिक जो एसिड आयन उसके तरह हमने लिख लिया। जनरली आप देखना कई बार कहीं ना कहीं किसी बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा कि मान लो एसिड है Ha, तो उसमें A- देन H+ और नीचे लिखा जाएगा Ha, मतलब जनरली एक जनरल इक्वेशन ऐसी लिखी जाती है। ओके, अब हमने क्या किया, एसिटेट आयन की बजाय तो इसके नीचे C अल्फा ये लिख दिया, H+ के नीचे ये लिखा C अल्फा, क्योंकि वो H+C हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, और जो ये एसिटेट आयन है उसके नीचे लिखा C अल्फा, C1 - अल्फा। अब देखिए ये C से C कट गया, तो ये बन गया C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। इसका मतलब जो K है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई है, एक फार्मूला K = C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन शोइंग रिलेशन बिटवीन Ka, C एंड अल्फा, उसके बीच में ये रिलेशनशिप आ गया। अब हम क्या करते हैं, मान लो बहुत सारी स्थिति ऐसी आएंगी जो अल्फा है वो 5% से भी कम है, 0.05 के भी, तो 95% अनडिसोसिएटेड है, तो उसमें हम 1 - अल्फा को 1 ले लेंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो 1 - अल्फा नीचे हमने हटा दिया, Ka = C अल्फा स्क्वायर आ गया, ये एक स्पेशल कंडीशन आ गई। तो यहाँ से अल्फा निकालूंगा तो मैं नीचे AC ले जाऊंगा और रूट कर दूंगा, और यही है मेन इक्वेशन इस ODL की।
तो इसमें हमने क्या करना, जैसे के ए लिखा, सॉरी के ए नहीं लिखेंगे हम लोग, इसमें हम अल्फ़ा लिखेंगे। यहाँ मैं अल्फ़ा ही लिख देता हूँ, ये लो अल्फ़ा लिख देता हूँ। तो इक्वेशन बनी देखो, अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाय सी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। अब क्या है, सी क्या चीज़ है, सी तो मोल पर लीटर है, मोलैरिटी, वो तो होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो मैंने एन एक ले लिया, 1 मोल ले लिया ना, उसके बाद सी क्या आ जाएगा 1/v। अब मैं इस सी की जगह पे 1/v रखूंगा तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी भी लिख दूं यहाँ पर, लो जी दूसरी लिख दी मैंने, अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए इंटू वी। तो ये दो इक्वेशन को डिफाइन करना ही क्या है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, इसको और इसको। मैथमेटिकली आप आराम से इसको ड्राइव कर लो, और ये इक्वेशन को ड्राइव करने का तरीका है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कभी भी आपको एच आयन कंसंट्रेशन बोल दे तो आपने सी अल्फा लेनी है, और ये होती है एच आयन की कंसंट्रेशन। ये आगे पीएच निकालने में काम आएगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन एसिड और बेस में। ये सी अल्फा लेनी है आपने, क्या लेना, सी अल्फा लेना, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो मैंने इस डेरिवेशन से ये इक्वेशन उठाई, यहाँ लिख दी, और ये इक्वेशन उठाई, यहाँ लिख दी। अब इनको डिफाइन करना लॉ है, इनको डिफाइन करना लॉ की स्टेटमेंट है। कैसे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये रही अल्फा, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो एसिड है या आगे मैं बेस बताऊंगा, ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये देखो नीचे है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये देखो, ठीक है, क्लियर हो गया, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, ये देखो स्क्वायर रूट वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल। 1 मोल क्यों, ये देखो 1 मोल लिया हमने। तो इसकी ये बन गई स्टेटमेंट, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। जब हम लोग मैथमेटिकली इसको ड्राइव कर लेते हैं तो इसकी स्टेटमेंट बन गई, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल, ठीक है। मतलब बेसिकली हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जो हमने ड्राइव की हैं उनको डिफाइन किया, उसकी स्टेटमेंट लिखी है। लो जी, अब आ गया कंडीशंस कि ये वाला लॉ लगता कब है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एसिटिक एसिड है, मैं आगे इसको वीक बेस पे भी अप्लाई कराऊंगा। और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाती है, क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब वॉल्यूम इतना ज़्यादा कर दो, ठीक है, मैक्सिमम कर दो इन्फिनिटी, वॉल्यूम मैंने मैक्सिमम कर दिया, कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। क्योंकि आप देखो ना, जब आप इसको इनफाइनाइट करोगे तो सी तो ऑलमोस्ट 0 आएगा ही, कंसंट्रेशन मैंने बहुत निग्लिजिबल कर दी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग की तरह। क्या करेगा, वीक बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग की तरह, ठीक है। तो ये हमने देखा कि वीक को हम स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आयन पहले कम थे हम उसके आयन ज़्यादा बना सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पहले कम कंडक्ट करता था वो ज़्यादा कंडक्ट कर पाएगा, जिसकी अल्फ़ा कम है हम उसको अल्फ़ा बढ़ा सकते हैं, जस्ट पानी ही ऐड करना, डाइल्यूट ही हमने करना है, और लगाना ये लॉ किस पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। इससे पिछले वाला आप एसिड बेस का जहाँ मैंने टेबल बनाया था उसको देख लेना, जो पार्ट वीक है, चाहे वीक एसिड है चाहे वीक बेस है, उस पे हमने इसको लगाना है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये आप एक बार वीडियो रोको, खुद ड्राइव करो। और अब मैं जैसे ये वीक एसिड पे अप्लाई करवाया, उसी तरीके से मैं वीक बेस पे अप्लाई कराऊंगा। अप्लाई करवा के फिर मैं आपको फॉर्मूले करवाता हूँ, और फिर करेंगे हम लोग उसके न्यूमेरिकल एंड सम क्वेश्चंस। बहुत इंजॉय करोगे आप इस टॉपिक को। तो वीडियो रोक के ये सारा उतारो, और अब हम ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को वीक बेस पे कोई एक एग्जांपल ले लेंगे, उस पर अप्लाई करते हैं। तो अब हम ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को वीक बेस पे भी अप्लाई करेंगे, और जो हमने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को ड्राइव किया है एसिड और बेस के लिए, उसके फॉर्मूले की समरी करेंगे और उनको आगे न्यूमेरिकल पे अप्लाई करेंगे। तो ये है एग्जांपल वीक बेस का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। तो मैंने इधर लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिजोल्व किया, अमोनियम आयन बना एक्वस, और जो हाइड्रोक्सिल आयन बना वो भी एक्वस, ठीक हो गया।
तो इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट लिखूंगा, पहले तो सी होता है 0 0, अब मैं लिख दिया सी 1 माइनस अल्फा सी अल्फा ओ एच के नीचे सी अल्फा है। तो उसी तरीके से वही जैसे अपने के अप्लाई किया था, अब आ गया के बी सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और अल्फा निकाला तो के बी बाई सी आया, और ये तब है अगर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 हो और अल्फा 5% से भी लेस हो। यहाँ पर के बी क्या है, के बी है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। आयनाइजेशन, कई बार इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी लिख देते हैं, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस ये है। और अगर अपने n की वैल्यू 1 लेते हैं, n मतलब नंबर ऑफ मोल, C हो जाएगा 1/v, तब ये भी अप्लाई होगा। और इस पर भी आप देख लेना कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लग गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल। इस इक्वेशन में से आप देखो OH के नीचे C अल्फा लिखा हुआ, OH बन गया C अल्फा, और इस अल्फा की जगह पे हमने ये देखो KB ये वाला अल्फा इज इक्वल टू KB बाई C रखा मैंने, तो C का स्क्वायर करके अंदर ले गए और ये बन गया KBC। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे हम लोग इसको एसिडिक और बेसिक नेचर को डिफाइन करने के लिए OH आयन की कंसंट्रेशन निकालने में ये काम आएगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल 2 वीक बेस पे अप्लाई कराया, इससे पहले हमने वीक एसिड कर चुके हैं। तो ये वाला पार्ट न्यूमेरिकली हो गया, फार्मूले हो गए, और इम्पॉर्टेंट फार्मूला एक ये रहा और इम्पॉर्टेंट फार्मूला एक रहा ये वाला, ठीक है। अब आगे फार्मूले, मोनोबेसिक एसिड हो, मोनोबेसिक का मतलब जिसमें से एक H निकले उसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। मोनो एसिडिक बेस जिसमें से एक OH निकले, कई बार क्या होता है 2 H भी देते हैं एसिड, जैसे HCl इज मोनोबेसिक एसिड, H2SO4 इज डाई बेसिक एसिड। तो इसी तरीके से ये एसिड के लिए बेस बोलते हैं बेसिसिटी, और बेस के लिए एसिडिटी बोलते हैं। तो मोनोबेसिक एसिड है, H प्लस की वैल्यू C अल्फा और K इंटू C हो जाएगी, जस्ट लाइक इसी तरीके से कि H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा C इंटू K बाई C, और यही बन जाएगा। ये मैंने फार्मूला आपको लिख दिया, इंपॉर्टेंट है। OH तो हमने इधर डिराइव कर दिया, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आगे pH निकालने में भी। मान लो एक एसिड अपने पास और उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, मतलब C1 C2 के इक्वल नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया एक 4m है एक 6m है कंसंट्रेशन है, तो उसमें हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 का ये रिलेशनशिप देखेंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अल्फा 1 C1 अल्फा 2 C2 और रूट कर दिया आपने, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर अपने पास एसिड ही डिफरेंट है बट उनकी कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, वो कंसंट्रेशन कट जाएगी। तो इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 K1 K2, क्योंकि अल्फा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, लेकिन अल्फा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। तो उसी तरीके से बेस पे भी हम अप्लाई कर देते हैं। ये जो हैं ये सब रेशो निकालने के लिए दिए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इन फार्मूले को याद कर लो, और बेसिकली वो भी देखो ये कहाँ से आए हैं। तो हमने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके फार्मूले की समरी बना ली है, और ये फार्मूले आपको याद करने हैं। इनके बेस पे अब हम करते हैं न्यूमेरिकल, चाहे रेशो वाला चाहे कोई अननोन वैल्यू। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल भी और कॉन्सेप्चुअल भी। तो अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ समझ लिया है, उसके फार्मूले आपको याद हो चुके हैं, तो मैंने इधर बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4। तो हम चारों क्वेश्चन करेंगे। आप लोग एक बार रफ ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट उतारो, ये सॉल्यूशन के लिए स्पेस है, ये भी क्वेश्चन ऐसे। तो ये चारों क्वेश्चन एक बार वीडियो रोक के करो, और मैं इसके सॉल्यूशन आपको दूंगा, और फिर आपने चेक करना है कि कितने आपके क्वेश्चन ठीक हैं और आपको कितने क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमने ये देखा कि क्या हमें दिया हुआ, ये चेक कर लें एक बार। हमें दिया हुआ है इसमें 0.2m एसिटिक एसिड, मतलब ये जो दिया हुआ है ये हमें C दिया हुआ है कंसंट्रेशन 0.2m, ठीक। और इधर 20%, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 20%। एक्चुअल में न्यूमेरिकली हम लोग इसको लेंगे 0.2, ये लेंगे, क्योंकि 20% जब भी दिया हो तो 100 से डिवाइड करके हमने 0.2 लेना होता है।
तो पूछा क्या क्या, फाइंड द एच इन कंसंट्रेशन, मतलब एच इन कंसंट्रेशन जब भी आपको पूछा जाए तो वो सी अल्फ़ा होता है। तो ये हमने 0.2 इंटू ये भी 0.2, आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि 2 और 2 ये 4 हो गए, और m लिख दिया मोल पर लीटर। दिस इज आंसर। और मैच कीजिए कि आपने जो आंसर दिया है क्या वो ठीक है या नहीं। ठीक है, अब दूसरा, इसमें हमारे पास ये वीक बेस है और ये कंसंट्रेशन दे रखी है और ये अल्फ़ा है, मतलब इसको हम अल्फ़ा 1 ले लेंगे, इसको हम C1 ले लेंगे। ठीक है, और ये डिसोसिएट हो गया 298 पे। अब हमने अल्फ़ा निकालना है, मतलब अल्फ़ा 2 निकालना है, और हमें C2 दिया हुआ है, ये है। तो क्योंकि सेम बेस है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, KB तो सेम आ गया, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम, फार्मूला लगाएंगे α1 बाय α2 इज इक्वल टू रूट ऑफ द, नीचे लिखो C1 एंड C2, यही आ गया। बस आपको इधर α1 दिया हुआ है 20, तो हम लिख देते हैं 20, α2 हमने निकालना है, और इधर दे दिया रूट C2 की वैल्यू ये है और वो है 0.02, इधर आ गया 0.08, और ये सॉल्व करने पे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 0.02 एंड 0.08 को आप 1/4 लिखोगे, उसका रूट करोगे तो 1/2 आ गया। तो इसका मतलब अगर हमने अल्फ़ा ये निकालना है α2, तो आंसर आ जाएगा 2 से, ये अल्फ़ा इधर आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई, मतलब 40% आ गया। आंसर चेक कर लो, ये 40% आ चुका है। ठीक है, सिंपल सा एक फंडा ही बताता हूँ आपको। अगर हम कंसंट्रेशन 100 टाइम कम करते हैं तो अल्फ़ा जो है वो 10 के रेशो में बढ़ेगा 100 टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब 100 का आप रूट करोगे और 25 करोगे तो 5 बढ़ेगा, 49 करोगे तो 7 बढ़ेगा, ये रूट में बढ़ेगा, बस इतना ध्यान रखना आपने। ठीक है, लो जी, ये α2 हमने 40% निकाल लिया। वैसे भी ध्यान रखो 0.08 m है तो 20% है, ये हमने डाइल्यूट किया ना, 0.08 इज मोर मोल कंसनट्रेटेड देन द 0.02। अल्फ़ा 40 से 40 मतलब बढ़ना ही था। ऑब्जेक्टिव आंसर में चेक करोगे वहाँ 10 भी लिखा होगा, 20 भी लिखा होगा, 30 भी, 40 भी, तो ज़्यादा वाला देखना क्योंकि हमने डाइल्यूट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर हमें Ka दिया, लिख लो Ka दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻4, और हमने निकालना है अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा, और दूसरे नंबर पे कंसंट्रेशन दे रखी है C दे रखा हमें, और वो है 0.01 m। वेरी सिंपल, जब भी अल्फ़ा निकालना हो तो क्या करते हैं, Ka बाय C का रूट करते हैं, बस इतना काम करना आपने, Ka बाय C का रूट करना बस। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू Ka बाय C। तो अब Ka कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻4, और ये कितना है 10⁻⁻2, बिल्कुल सही हो गया, रूट तो करेंगे ही। तो -2 और -4 तो कट गया, -2 सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻2, मतलब 0.02 और 2% अल्फ़ा आ गया। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई। ठीक है, 2%, और बाई चांस ये अल्फ़ा लेस देन 1 है तो हमने इसको इग्नोर भी कर लिया, वो 1 - C वाला। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू K बाय C वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया और आंसर इसका ये आ गया। अब नेक्स्ट, KB हमें दे रखा है और वो ये है, लो जी लिख लो, KB हमें दे रखा है, KB मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये दे रखा हमें। ओके, तो उसके बाद आ गया फाइंड द OH आयन कंसंट्रेशन। लो जी, OH आयन कंसंट्रेशन जा तो निकालते हैं C अल्फ़ा से, जा निकालते हैं रूट KB इंटू C से, और कंसंट्रेशन हमें दे रखी है इसकी 0.2 m। लो जी लिख लेते हैं, C इज इक्वल टू 0.2 का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक हो गया, तो कहने का मतलब हमें KB दे रखा है, ये देखो 2 इंटू -2, और C दे रखा है 2 इंटू -2, मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता जा रहा हूँ। और हमें निकालना OH तो रूट KBC से निकलेगा क्योंकि दिया हुआ KB एंड C है, तो रूट निकाल लेंगे 2 ये रहा, और 2 ये रहा 4, और ये आ गया 4 10⁻⁻6, और रूट करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आ गया मोल पर लीटर।
क्योंकि हमने निकालना क्या, OH आयन की कंसंट्रेशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उससे OH मिलेगी। तो ये हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, 4 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और न्यूमेरिकल किए हैं, सारे फार्मूले ऑलमोस्ट यूज़ हो गए, रेशो वाला भी यूज़ हो गया, HN निकालना भी यूज़ हो गया, और अल्फ़ा निकालना भी यूज़ हो गया, और इधर से हमने OH निकालना वो भी यूज़ कर लिया। ठीक है, आप वीडियो एक बार रोक लो, वीडियो रोक के ये चारों क्वेश्चन के सोल्यूशन जो आपने किए हैं वो चेक करो और देखो हमने कैसे किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज किया है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और बेसिक्स ऑफ द जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, उसमें जो एसिड और बेस का टेबल है उसको बार बार पढ़ना, एग्जाम्पल को याद करना। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नए अच्छे टॉपिक से जो आयनिक इक्विलिब्रियम के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे, जैसे pH। तो तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।